नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने अध्ययन की चौथी इकाई का प्रारंभ करेंगे और इसके प्रथम विचारक जेरेमी बेंथम के विचारों का अध्ययन शुरू करें। इससे पहले हम उस पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं जो कि बेंथम के विचारों का आधार रही थी। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद के जनक के नाम से जाना जाता है, लेकिन बेंथम के विचार जो कि उपयोगितावाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन विचारों के उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि क्या थी, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। जैसा कि हम सभी विचारकों का अध्ययन करते हुए यह देखते ही आए हैं कि किसी भी विचारक के विचार का जन्म उसके समय की परिस्थितियों में ही होता है। उपयोगितावाद जो कि 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है, इसकी पृष्ठभूमि में 18वीं शताब्दी के अंत की दो महत्वपूर्ण घटनाओं का विशेष रूप से योगदान है। औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस की राज्य क्रांति। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने जीवन की सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया और जीवन उद्योग के इर्द गिर्द बढ़ता ही चला गया। औद्योगिक क्रांति ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का रूप बदल करके उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जिसके कारण गांवों का तेजी से नगरों के रूप में विकास हुआ, शहरीकरण हुआ और एक नए मध्यम वर्ग ने जन्म लिया जो कि पुरानी ग्रामीण जनता से अधिक राजनीतिक रूप से जागरूक था और नई परिस्थितियों में वह अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगा। इस औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम यह भी हुआ कि इसने नए प्रकार के मालिक और श्रमिक के संबंधों का निर्माण किया, क्योंकि एक कल कारखाने में पूंजी लगाने वाला जो पूंजीपति है और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं और जो श्रमिक हैं, उनके नए संबंधों का इस प्रकार से विकास हुआ कि श्रमिकों की जो परिस्थितियां थीं वो बेहद ही शोचनीय थी। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चरण में ये उद्योगों के जो श्रमिक थे वो अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर थे और जैसा जीवन वो जी रहे थे वो प्रत्येक कारखाने के पास में नई औद्योगिक बस्तियों का वहाँ पर निर्माण हुआ था और उन औद्योगिक बस्तियों में वो सामूहिक अमानवीय जीवन जी रहे थे। एक साथ रहने के कारण उनमें संगठन की भावना दृढ़ हुई और इन मजदूरों ने देखा कि हम सब के दुख एक जैसे हैं और इन दुखों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन मजदूरों के दुखों को बहुत से राजनीतिक चिंतकों ने भी निकट से देखा था और एक नए प्रकार का राजनीतिक कल्प विकल्प प्रारंभ हुआ कि राज्य और राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नई समस्या उत्पन्न हुई और वो है जनसाधारण के कष्टों की समस्या। इन कष्टों का निवारण कैसे किया जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों का उद्वेलन था जो कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण प्रकट हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का जयघोष किया था। इस प्रकार जो आर्थिक क्षेत्र में
कष्टों का जो वातावरण औद्योगिक क्रांति ने प्रारंभ किया था, उस वातावरण का समाधान कहीं न कहीं फ्रांस की इस राज्य क्रांति में नज़र आ रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख से, प्रत्येक व्यक्ति को समानतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक सुख से रहने का आधार है, का अधिकार है, और सभी मनुष्य समान हैं, और भ्रातृत्व की जो भावना है वो इन श्रमिकों में उत्पन्न हुई कि हम सब एक जैसे हैं और हमें भी समानता के वातावरण में रहने का अधिकार है। इस प्रकार से जो पुराने जो ज्ञान का जो युग था, जिसमें कि विवेक की और दर्शन की बातें की जा रही थी, औद्योगिक क्रांति की कठोर परिस्थितियों के प्रकाश में पुराने विवेक के युग की बातें, उनका आकर्षण कम होने लगा और नई प्रकार की समस्याओं पर बात होने लगी। और इस तरह से 19वीं शताब्दी के विचारकों के लिए मुख्य समस्या इस बात का विचार करने में आई कि सरकार को कौन से काम करने चाहिए जिससे कि जनता के जीवन की स्थितियों में सुधार आए, जनता के कार्य की स्थितियों में सुधार आए। सरकार किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करे कि सभी प्रकार के जो वर्ग हैं जनता के, उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आना चाहिए। और इन सब विचारधाराओं से ही उपयोगितावाद नामक विचार पद्धति का जन्म हुआ, जिसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया था, और बाद में उसी के मित्र और शिष्य जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा जॉन ऑस्टिन ने इसका संदेश अलग अलग रूपों में आगे दिया था। इस पृष्ठभूमि के साथ ही हमें उपयोगितावाद का अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राज्य क्रांति से जो एक नए उपयोगितावादी विचार का प्रारंभ हुआ, वह शीघ्र ही अन्य विचारों को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में विचार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। जेरेमी बेंथम ने इसके माध्यम से आचार शास्त्र और नीति शास्त्र में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जिन्हें कि व्यवहार में लागू किया जा सकता था और प्रत्येक कार्य पर उपयोगिता की कसौटी पर कसा जा सकता था। उपयोगितावाद का नाम यद्यपि बेंथम के साथ जोड़ा जाता है उपयोगितावाद के प्रवर्तक या उपयोगितावाद के पिता के रूप में, किंतु वास्तव में यदि उपयोगितावाद के उदय की चर्चा करें या इसके सुदूर अतीत में यदि झांकें, तो प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियस विचार प्रणाली में उपयोगितावाद के तंतु हमें नज़र आते हैं। किंतु एपिक्यूरियन विचार को मानने वाले जो लोग थे, उनकी उपयोगितावाद का आधार बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने उपयोगितावाद से भी अधिक सुखवादी जो अवधारणा थी उसका प्रतिपादन किया था, और उस सुखवादी अवधारणा में वो राजनीति से विमुख हो गए थे। वो एक बिल्कुल ही भिन्न विचार था। किंतु 19वीं शताब्दी का जो सुखवाद है वो भी बेंथम से पहले ही इंग्लैंड में कई विचारकों के माध्यम से सामने आ चुका था, और डेविड ह्यूम यह कहा जा सकता है कि उपयोगितावाद का प्रथम विचारक उसे हम कह सकते हैं। डेविड ह्यूम ने ही उपयोगितावाद को एक बहुत ही स्पष्ट और संगतिबद्ध रूप में प्रकट किया था, जैसा उससे पहले किसी अन्य विचारक ने प्रकट नहीं किया था। किंतु डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। डेविड ह्यूम के पश्चात इंग्लैंड में प्रीस्टले और जर्मनी में
हचेसन इत्यादि ने भी इस उपयोगितावादी विचार का विकास किया। प्रीस्टले वो विचारक था जिसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की उपयोगितावादी नारे का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस तरह से बेंथम से पहले ही उपयोगितावाद एक बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रकट हो चुका था। हाँ, यह ज़रूर है कि उपयोगितावाद इस शब्द का प्रयोग न तो डेविड ह्यूम ने किया था, न ही प्रीस्टले और हचेसन ने किया था, और न ही स्वयं जेरेमी बेंथम ने ही किया था, वरन उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो तो जेरेमी बेंथम का शिष्य J.S. मिल था, और मिल के तो ग्रंथ का नाम ही यूटिलिटेरियनिज्म अथवा उपयोगितावाद है। इसलिए शब्द का प्रादुर्भाव बेंथम से भी बाद में हुआ था, किंतु बेंथम का योगदान ये है कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम से पहले ही प्रकट हो गया था उसे एक व्यावहारिक विचारधारा के रूप में और आचार शास्त्र के एक सिद्धांत के रूप में पहली बार जेरेमी बेंथम ने ही प्रकट किया था। उपयोगितावाद का सिद्धांत वास्तव में है क्या, इसका मूल आधार क्या है, इसको समझाने के लिए जेरेमी बेंथम ये कहता है कि मनुष्य मूलतः एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है, अर्थात वह हर समय विवेक और बुद्धि के आधार पर कार्य नहीं करता, जैसा कि ज्ञान के युग के विचारकों ने 18वीं शताब्दी में कहना शुरू किया था। बेंथम का ये कहना है कि मनुष्य तो भावना की सृष्टि है और वह एक ऐसा प्राणी है जो सदैव सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, और अपने प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन वह सुख और दुख की कसौटी पर ही करता है। बेंथम के ही महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध शब्द हैं कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए, इस बात का निर्णय सुख और दुख पर ही निर्भर करता है। अर्थात जो कार्य सुख उत्पन्न करते हैं मनुष्य उन कार्यों को बार बार करना चाहता है, और जो कार्य दुख उत्पन्न करता है उन कार्यों से मनुष्य बचना चाहता है। इसलिए मनुष्य सिद्धांत में चाहे कुछ भी कहे, किंतु व्यावहारिकता यही है कि वह सदैव सुख और दुख के अधीन ही रहता है। यही वो महत्वपूर्ण बात है जिसे कि सुखवाद के नाम से जाना जाता है, और इसी सुखवाद से उपयोगितावाद का जन्म आचार शास्त्र के रूप में होता है, और उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो विकास है कि प्रत्येक वह कार्य जिसका फल सुख देने वाला है मनुष्य उन कार्यों को ही करता है, और प्रत्येक कार्य का नैतिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह सुखों को बढ़ाने में कहाँ तक उपयोगी है। इसलिए बेंथम का ये कहना है कि किसी भी कार्य का अंतर्निहित गुण कुछ भी नहीं होता है, उस कार्य का प्रभाव सुख और दुख उत्पन्न करने वाला है, उसके आधार पर ही उस कार्य को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। इसलिए इस उपयोगितावादी सिद्धांत के पश्चात उस आत्मानुभूतिवाद का प्रभाव क्षीण हो गया, जिसमें ये कहा जाता था कि प्रत्येक कार्य अपने अंतर्निहित गुण के कारण ही अच्छा या बुरा होता है। जैसे सदैव सच बोलना चाहिए, यह सच बोलना अपने आप में किसी अंतर्निहित गुण के कारण ठीक नहीं है, वरन सत्य
का जो संभाषण है वो इसलिए ठीक है क्योंकि सत्य बोलने के पश्चात हमें इसके प्रभाव के रूप में बहुत से सुखों की उत्पत्ति होती है। किंतु यदि किसी स्थिति विशेष में सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलना पड़े या देश के हित में एक कूटनीतिज्ञ के लिए यदि झूठ बोलना ठीक है और झूठ बोलने से यदि देश का हित होता है और यदि किसी व्यक्ति का भी हित होता है तो सत्य भाषण की बजाय मिथ्या भाषण ही सही है। तो इस तरह से उपयोगितावादी सिद्धांत के हाथ में आकर किसी भी कार्य का उचित या अनुचित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यवहार में कैसे परिणाम उत्पन्न करता है। यदि उसके परिणाम अच्छे हैं तो वह कार्य ठीक है, यदि उसके परिणाम दुख देने वाला है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यह जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है जो कि अनुभव आधारित सिद्धांत के रूप में व्यवहार में बदल जाता है, क्योंकि सुख और दुख अनुभवों से ही पता चलते हैं और मनुष्य की बुद्धि या विवेक का इसमें बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है। इसलिए उपयोगितावाद का जो सुखवादी सिद्धांत है वो व्यवहार में आकर के और एक व्यावहारिक विचार आंदोलन के रूप में बदल जाता है और राज्य के जो कार्य हैं उन राज्य के कार्यों या समाज के कार्यों की उपादेयता इस आधार पर ही देखी जाती है कि व्यवहार में राज्य को कैसे काम करने चाहिए। क्योंकि समूह में यदि सरकार की किसी नीतियों का प्रभाव यदि बहुत से मनुष्यों पर या उनके दुखों को बढ़ाने वाला है तो वह कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए। इस तरह से उपयोगितावाद राज्य के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को सुख पहुंचाना चाहता है तथा व्यावहारिक आधार पर लोगों की दशाओं को सुधारना चाहता है। राजकीय नियमों में परिवर्तन करके पुराने नियमों को इस प्रकार बदलना चाहता है जिससे कि अधिकांश जनता के अधिकतम सुखों की प्राप्ति की जा सके। इस तरह से उपयोगितावाद के सिद्धांत का मुख्य आधार यही है कि प्रत्येक वह कार्य जो किसी भी धारणा पर आधारित हो किंतु उसे केवल इस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा जो कि या तो जनता के हितों में वृद्धि करने वाला हो या जनता के हितों को आघात पहुंचाने वाला हो। और यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व है और राज्य के कार्यों की कसौटी भी है। उपयोगितावाद का जो एक महत्वपूर्ण आधार है जो पहली बार प्रकट हुआ वो इसका व्यक्तिवाद भी है, क्योंकि उपयोगितावाद को मानने वाले सभी लोग व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि स्वयं व्यक्ति का ही सुख या दुख का अनुभव राज्य के कार्यों की कसौटी है। तो हॉब्स और लॉक ने जो परंपरा सामाजिक समझौते के माध्यम से यह बताया था कि राज्य की उत्पत्ति का आधार व्यक्तियों का आपस में किया जाने वाला समझौता है और व्यक्ति अपनी शांति, सुरक्षा और व्यवस्था में अभिवृद्धि करके अपने सुखों को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए प्राकृतिक अवस्था के दुखों से बचने के लिए ही व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। इस व्यक्तिवाद का जो चरमोत्कर्ष है वो आगे बढ़ कर के उपयोगितावाद में फलित होता है और यह बताता है कि विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं में यदि संघर्ष हो तो राज्य को वह कार्य करना चाहिए कानूनों के माध्यम से जिसमें कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके। इस तरह से उपयोगितावाद अपने व्यक्तिवादी स्वरूप में व्यक्ति के कल्याण को ही
सबसे ऊंचा मानता है और व्यक्तियों के कल्याण को संपूर्ण जनता के व्यक्तिगत सुखों का योग मात्र मानता है। इस उपयोगितावाद ने पद्धति के रूप में बेंथम के हाथ में आकर के एक नए अनुभववाद को जन्म दिया। बेंथम ने इस आचार शास्त्रीय उपयोगितावाद को आगमनात्मक पद्धति से मापने का कार्य पहली बार किया था। अर्थात बेंथम ने इस बात की गणना की कि सुख और दुख इन दोनों को अनुभव के आधार पर क्या मापा जा सकता है, और यदि किसी तरह उनका मापन संभव हो तो सरकार के लिए यह बहुत सरल हो जाएगा कि किसी भी कार्य का परिणाम सुख है अथवा दुख, और बहुत से कार्यों को एक साथ यदि मापा जा सके तो यह बताया जा सकेगा कि उनमें से कितने कार्यों से सुख की उत्पत्ति होगी और कितने कार्यों से दुख की उत्पत्ति होगी, और सामूहिक रूप से सुख बढ़ाने वाले कार्यों को सरकार करे और दुख बढ़ाने वाले कार्यों को सरकार अपने हाथ में नहीं ले। इस तरह से एक अनुभववादी व्यवहारवादी पद्धति का बेंथम ने निर्माण किया था, जिसे कि सुखवादी यंत्र के नाम से जानते हैं और जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इस प्रकार से जो अमूर्त राजनीति के सिद्धांत थे वे उपयोगितावाद के हाथ में आकर के अमूर्त की बजाय मूर्त हो गए, और राजनीति विज्ञान में भी निगमनात्मक की बजाय या दार्शनिक और काल्पनिक की बजाय अनुभवात्मक और व्यावहारिक पद्धति का महत्व तेजी से बढ़ गया, क्योंकि उपयोगितावाद की अचूक कसौटी ही यह है कि वह व्यावहारिक जीवन में और यथार्थ के जीवन में मनुष्य में कहाँ तक परिवर्तन ला सकता है। और इसीलिए उपयोगितावाद का परिणाम यह हुआ कि राजनीति में, कानून में, समाज सुधार की दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में, जेलों के सुधार के क्षेत्र में, दंड व्यवस्था के क्षेत्र में इतने व्यापक प्रभाव पड़े जो इन सभी क्षेत्रों में सुधार करने से संबंधित थे, और 19वीं शताब्दी से पहले इन सब के सुधार के बारे में सोचा तक नहीं गया था। तो कुल मिलाकर के सारांश यह है कि उपयोगितावाद के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त मनुष्य सुख चाहते हैं। यह उपयोगितावाद का आधारभूत सिद्धांत है। दूसरा है सुख स्वयं में वांछनीय चीज़ है, अर्थात सुख को बढ़ाना प्रत्येक मनुष्य के लिए पहला उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है बुद्धि हमारे जीवन का साध्य नहीं है, अर्थात ज्ञान के युग में जो बार बार ये कहा जाता था कि मनुष्य एक विवेक सम्मत प्राणी है और बुद्धि से ही मनुष्य यह तय करता है कि उसे कौन से काम करने चाहिए, किंतु नया सुखवादी सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, वरन बुद्धि तो केवल उन साधनों को निर्धारित करती है जिन्हें अपना करके हम सुख रूपी साध्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का अंतिम सुख है, अंतिम जो लक्ष्य है वो सुख है, न कि किसी प्रकार का विवेकपूर्ण कार्य। और चौथा ये है कि प्रत्येक वह कार्य उचित या अच्छा है जो सुख उत्पन्न करता है, और प्रत्येक वह कार्य बुरा या अनुचित है जो कि सुख के बजाय दुख को उत्पन्न करने वाला है। और इसी सुखवादी सिद्धांत को जब राजनीति में प्रयोग किया जाए, जब राज्य के लिए इसका प्रयोग किया जाए, तो उसकी उपयोगिता यह है कि राज्य को वे कार्य करने चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को उत्पन्न करते हैं, और राज्य की सार्वजनिक नीतियों में, राज्य की बनाई गई कानूनों में इसे लागू किया जा सकता है। और राज्य अपने नागरिकों के
कल्याण रूपी साध्य के लिए एक साधन मात्र है। इसलिए उपयोगितावाद ने राज्य को एक साधन के स्तर तक नीचे लेकर के आया और राज्य को व्यक्ति के कल्याण का साधन मात्र बना दिया, जिसका स्वयं में कोई भी साध्य नहीं है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपयोगितावाद, जो कि जेरेमी बेंथम से पहले ही सिद्धांत के रूप में एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुका था, जेरेमी बेंथम ने 19वीं शताब्दी की जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां थीं, औद्योगिक क्रांति ने और फ्रांस की राज्य क्रांति ने आर्थिक और राजनीतिक रूप से जिन नवीन दशाओं का निर्माण किया था, उन दशाओं के प्रकाश में ही जो जीवन की बहुत ही दयनीय दशाएं उत्पन्न हो गई थी, जेरेमी बेंथम ने उन दशाओं को स्वयं देखा और अपने विचार का उद्देश्य ही यह बना लिया कि सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह जनता के जीवन स्तर को अधिकाधिक किस प्रकार सुधारे, और उसको जो सैद्धांतिक आधार प्रदान किया वो उपयोगितावाद के रूप में प्रदान किया। आज के वीडियो में इतना ही। उपयोगितावाद के इस महत्वपूर्ण स्वरूप को समझने के पश्चात हम जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद को अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।